गुड आफ्टरनून। आज अपना टॉपिक है मुदालियर कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। मुदालियर कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर कमीशन, मुदालियर आयोग। आपने जो पिछले टॉपिक्स जो पढ़े थे सभी के सभी प्राइमरी एजुकेशन थे। सार्जेंट प्लान में देखा था कि आपने पूरा कंप्लीट दिया था, लेकिन 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया और 1950 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी इम्प्लीमेंटेड हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब भारत सरकार को चाहिए था कि इंडिया के एजुकेशन को अच्छी तरह से बढ़ाया जाए, तो 1947 के बाद, एक मिनट आप बाहर जाना, हेलो, आराम से बैठिए फिर बाहर चले जाइए। भारत सरकार को था कि इंडिया की ओर से एक अपना ऐसा प्लान जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब था 6 to 12, ठीक है, 6 to 12 के एजुकेशन को सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। और इस कमीशन के जो हेड थे ए लक्ष्मण मुदेलियर, ए लक्ष्मण मुदेलियर, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। चांसलर थे। इन्होंने एक कमेटी बनाई, इनके देख रेख में एक कमेटी बनी जो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे ए लक्ष्मण मुदेलियर, डॉक्टर ए लक्ष्मण मुदेलियर। इनका पूरा नाम था। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इनके देख रेख में एक कमेटी बनी और इस कमेटी ने पूरे इंडिया के जितने भी एजुकेशनिस्ट थे, जितने भी स्कूल्स के प्रिंसिपल थे या जो भी बड़े बड़े जो एजुकेशन से कंसर्न लोग थे, पूरे इंडिया में सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद इन्होंने एक कंप्लीट रिपोर्ट दी। ठीक है, ये जो कमेटी जो बनी थी, आपको जाकर 23 सितंबर 1952, ठीक है, ये जो बनी थी 23 सितंबर 1952, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 29 अगस्त 1953। ध्यान देना, ए लक्ष्मण मुदेलियर मद्रास यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। उनके देखरेख में कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने इंडिया के जितने भी स्कूल्स थे, लगभग सारे एरिया के स्कूलों का सर्वे किया, प्रिंसिपल से, इनसे सारी चीजों से बात किया। और बात करने के बाद इस कमेटी ने 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में इसने पाया कि इंडिया के एजुकेशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज है, डिमेरिट्स है, जिसके वजह से डेवलपमेंट नहीं होती। कौन कौन से डिमेरिट्स है, इसको देखते हैं और किसको कैसे हम सही कर सकते हैं। सबसे पहले बोला कि जो नैरो एंड वन साइडेड कैरिकुलम है, डिमेरिट्स लिखना। इंडिया उस समय की जो डिमेरिट्स थी या एजुकेशन में जो थे, नैरो एंड वन साइडेड कैरिकुलम, वन साइडेड कैरिकुलम, मतलब संकीर्ण और एक तरफा पाठ्यक्रम। देखा कि जो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो है नैरो मतलब वन साइडेड है, पूरे लाइफ के ऑल अराउंड नहीं करता, पर्टिकुलर किसी एक स्पेस पे काम करता है, हर पार्ट पे काम नहीं करता। तो नैरो एंड वन साइडेड, पूरी तरह से नहीं है, लाइफ से कंसर्न नहीं है, और वन साइडेड है, टीचर सेंटर्ड है। आप देखोगे इसको आजकल टीचर्स फैसिलिटेटर हो गया, पहले टीचर्स को चाइल्ड सेंटर्ड है। पहले एजुकेशन जो थी टीचर सेंटर्ड थी। तो पहली बात पाया कि भाई इसकी पहली डिमेरिट से इंडिया का जो सेकेंडरी एजुकेशन है 6 to 12 का, वो वन साइडेड है और नैरो है, हमारी लाइफ से कंसर्न नहीं रखता, बेवजह की चीजें होती जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी उसने इंपॉर्टेंट बात बताई कि आइसोलेटेड फ्रॉम लाइफ। दूसरा पॉइंट, आइसोलेटेड फ्रॉम लाइफ,
मतलब इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, जीवन से अलग है। पढ़ाई किस लिए करते हैं? एक अच्छे लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। जीवन से अलग, हिंदी मीडियम वाले हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि एक अच्छी लाइफ लीड करेंगे, लाइफ से कंसर्न होगा, डिसीजन मेकिंग बनेंगे। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है 6 to 12 बेसिकली जो ग्रोथ होता है इसी पीरियड में होता है। इस पीरियड में जिसको जो बनना होता है वो डिसाइड हो जाता है। 1 to 5th में डिसाइड नहीं होता, 6 to 12th में आपको डिसाइड हो जाता है आप आगे में फ्यूचर में क्या करोगे, आपके लाइफ एस्पेक्ट्स क्या होंगे, कैसे अलग होंगे, इन सारी चीजों पे काम करता है। तो पाया कि लाइफ से आइसोलेटेड है, जीवन से बिल्कुल अलग शिक्षा है जिसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म की बातें कही जा रही है, राजनीति भड़काऊ बातें की जा रही है। 1947 में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, पाकिस्तान कंट्री बनी थी, तो एजुकेशन का भी बेस इसी तरह से था। उसने सर्वे किया कि स्कूलों में या तो धर्म की बातें हो रही है या इस तरह की पॉलिटिक्स की बातें हो रही है, क्योंकि उन दिनों इसके लोगों के जीवन पर इसका ज्यादा प्रभाव था। ठीक है ना, पहली वाली गदर मूवी देखी होगी जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेन से मारे गए थे, तो उनको इस तरह की प्रभाव थे। तो इससे डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती, इससे तो आप बैक की बातें सोच रहे हो ना। तो बोले कि इनसे बिल्कुल आइसोलेटेड है, इससे नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे आगे की डेवलपमेंट हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताई कि इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जो शिक्षा की प्रक्रिया है दोषपूर्ण है। डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने का जो तौर तरीका है वो सही नहीं है, उसको कोई मतलब ध्यान नहीं देता। किसी भी तरीके से कोरम किया जाता है, मास्टर साहब खेतों में काम करते हैं, स्कूल के टाइम पर स्कूल पहुंच जाते हैं, कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता। तो मेथड ऑफ टीचिंग जो काफी डिफेक्टिव है, ढंग से नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद इसने नोट किया कि मीडियम ऑफ इंग्लिश है, मीडियम ऑफ इंग्लिश जो टीचिंग मेथड है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जा रही है, स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन। उन दिनों क्या होता था, 2 बार मिडिल पास कर, मिडिल भी बोर्ड होता था, 8वीं भी बोर्ड होता था। एक बार लोग उर्दू मिडिल करते थे और एक बार इंग्लिश मिडिल करते थे। ठीक है, आज से 30 साल पीछे जाओगे, 30-35 साल, तो आप पाओगे कि जो 8वीं बोर्ड होता था और 8वीं बोर्ड में 2 बार पास करना पड़ता था, एक उर्दू मिडिल और एक इंग्लिश मिडिल। हाँ, तो इस तरह की सिस्टम होती थी, इसमें काफी टाइम लगता था। तो इसको लेकर भी उन्होंने काफी सोचा कि ऐसे क्यों किया जाए, और इंग्लिश का उन दिनों इतना इन्फ्लुएंस था नहीं, तो इंग्लिश लोगों को आती नहीं थी। इस वजह से काफी सारे लोग जो है एजुकेशन से अलग हो जाते थे। अगर आप मेरी बात ही समझ में नहीं आया या किसी वजह से जो पढ़ रहे हो आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप अलग हो जाओगे। तो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन सिंपल होना चाहिए ताकि लोगों को बात समझ में आए। तो उसने बोला कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो इंग्लिश थी, जो लोगों को बिल्कुल अलग करती थी। ठीक है, ये भी डिफेक्टिव था, इस वजह से इसमें सजेस्ट करने की जरूरत थी। नेक्स्ट है आपको ओवरलोडेड क्लास, 5th पॉइंट, ओवरलोडेड क्लास। जो क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ, मतलब मिनिमम जो स्ट्रेंथ 40, आपने जो कमीशन में 30-35, मैक्सिमम 40, 80-80, 100-100 बच्चे बैठे हैं, तो ओवरलोडेड क्लास पे टीचर उसको मैनेज नहीं करता। ठीक है, उसके बाद है लैक ऑफ डिसिप्लिन, नेक्स्ट पॉइंट, अनुशासन का अभाव, लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का अभाव। मुदालिर कमीशन ने पूरे इंडिया का सर्वे किया, इसके जो मेंबर्स थे हर स्कूल में जाकर मिले और उन्होंने देखा कि हमारे एजुकेशन में ये सारी कमियां हैं, नैरो है, आइसोलेटेड है, टीचर सेंटर्ड है, इंग्लिश मीडियम है और लैक ऑफ डिसिप्लिन है। ठीक है, गुरुजी मदरसा में आते हैं नहीं आते हैं, पाठशालाएं चलती हैं कि नहीं चलती हैं, इसका कोई लेना देना नहीं था। उसने अपॉइंटमेंट हुई, कब हुई थी ये अपॉइंटमेंट? 23 सितंबर 1952 और 29 अगस्त 1953 को इसने अपनी रिपोर्ट दिया। ठीक है, और एल मुदालियर इसके चेयरपर्सन थे, इसलिए उनके नाम पर इसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है,
कहा जाए कि सेकेंडरी कमीशन को मुदालियर कमीशन क्यों बोलते हैं कि इनके नाम पर, इनका नाम मुदालियर था, इस मुदालियर कमीशन बोलते हैं, और क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए काम किया इसे सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसने ये सारे डिफेक्ट पाए, ठीक है। अब देखो इसने सजेशन कौन कौन से दिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं एजुकेशन को बेटर करने के लिए। सजेशन या सुझाव। सबसे पहले बोला इंप्रूव इन द मेथड ऑफ टीचिंग, improvement in the method of teaching, मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधि में सुधार, मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधि में सुधार, हिंदी मीडियम वाले शिक्षण विधि में सुधार, ठीक है। उसने बोला कि जो टीचर सेंटर्ड है एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड से आपने इसको चाइल्ड सेंटर्ड करना होगा, ठीक है। उस टाइम अगर इस तरह की कोई सुधार की बात कर रहा है जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई चीज डेवलप नहीं हो, तो अपने आप में बड़ी बात थी, ठीक है। तो उसने बोला कि सबसे मुदालिर कमीशन ने पहला सजेशन दिया इंप्रूवमेंट इन मेथड ऑफ टीचिंग, जो टीचर्स हैं उनको जो है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को ना होकर चाइल्ड सेंटर्ड बनाया जाए, ताकि उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर पूरा किया जाए और बंदा उसकी ग्रोथ हो सके। कॉलेज के जो एजुकेशन होते हैं वो टीचर सेंटर्ड होते हैं, लेकिन जो स्कूल के एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर होना कंपलसरी है। अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा तो प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, जो चीजें चाहते हैं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा है इंप्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा विधि में सुधार, ठीक है। उसने बोला कि नो बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, नो बोर्ड एग्जाम। इससे बच्चों के ऊपर ब्रेन पे स्ट्रेस होता है, तो उस दिनों अगर कोई नो बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा है तो इतनी बड़ी बात थी। वो बोले बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए। अब इसके पहले जो सीसी सिस्टम था तो पूरे साल के बच्चे की डेवलपमेंट को इवेल्युएट करके, अभी आपने सुना होगा कोटा में बहुत सारे बच्चे जो गर्ल्स या सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि उन बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं होगा, उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उनसे ज्यादा होती है और उस पर वो खरे नहीं उतरते, इस वजह से इसकी प्रॉब्लम होती है। तो हर बंदा किसी ना किसी फील्ड में अच्छा होता है, बस उसको सही डायरेक्शन की जरूरत होती है। वो नो बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स होती है, इसको खत्म किया जाए। उसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होने चाहिए, नो सब्जेक्टिव टेस्ट। जितने भी बोर्ड एग्जाम खत्म होते थे, बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर करना भी है तो आफ्टर जब स्कूल खत्म हो रहा है तो एक बार होना चाहिए। जैसे 6 to 12 में तो लेना भी 12th में लो, ठीक है। उसमें क्या होता है, मान लो कोई एग्जाम में कोई, मान लो एग्जाम क्या होता है, आपका ब्रेन का लेवल होता है। जैसे आपने पढ़े हुए क्वेश्चंस लेकर आ गए, आपको आ गए तो आपने बहुत अच्छा कर दिया। आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस नहीं आए तो नहीं, जैसे मान लो कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आपने उससे 8-10 क्वेश्चन पूछ ले, तो अगर आपने उसको जवाब दे दिया उसने तो बहुत अच्छा है, और जवाब नहीं दिया तो बहुत गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि जो आपकी नॉलेज है उससे वो डिफरेंट हो। अब की बात है, उन दिनों की बात हो रही, ठीक है। लेकिन नो बोर्ड एग्जाम, और अब करना भी है तो लास्ट में जब फाइनल स्कूलिंग ओवर हो रही है तो होनी चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने चाहिए, विस्तृत प्रश्न नहीं होने चाहिए। आंसर जो है लंबे लंबे 5-5, 6-6 के आंसर लिखते हो, सारे फट्टे मारते हैं, ठीक है। कॉलेज में लोग लिखते हैं, मतलब रिपीटेटिव लाइन ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे आप लंबे लंबे आंसर लिखते हो तो आप देखोगे कि उसमें बहुत रिपीटेटिव होती है, जो बिल्कुल गलत है, चेक करने वाला भी नहीं पढ़ता। तो उसने बोला कि सब्जेक्टिव एग्जाम से किसी को भला नहीं होने वाला, उसकी डेवलपमेंट। अभी इन्होंने थोड़े पहले बात हो रही तो उन्होंने एमसीक्यू होता तो मैं लर्न कर लेते, तो एमसीक्यू इसकी भी डिमेरिट्स है। जो एमसीक्यू एग्जाम होते हैं आपको क्लर्क बनाते हैं,
और जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं आपको स्कॉलर बनाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी मेजरमेंट कैसे की जा रही है। ठीक है, मैं बताऊं, इलाहाबाद साइड में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो एक नाइट पढ़ के किसी भी एग्जाम के प्री को निकाल सकते हैं। उनके पास ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को डेवलप करके रखा है, 60-70% अपने आप डबल सही हो जाएंगे। और किसी भी एग्जाम में अगर 50+ आपने सही कर दिया 60% का, तो आप वो तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं अगर ढंग से दिया जाए तो उसमें बच्चा स्कॉलर होता है। आपको पीएचडी करनी है, आपको डिसर्टेशन बनाना है, क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। लेकिन वहां पर थोड़ा कॉन्शियस होते हो तो रिपीटेटिव नहीं होता। ठीक है, लेकिन स्कूल एग्जाम में जैसे आप ग्रेजुएशन के पेपर लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो लंबे बहुत सारे फट्टे मारते, आपको भी नहीं पता कि आपकी एक लाइन कितनी बार रिपीट हुए, एक सेंटेंस कितनी बार रिपीट हुआ। तो लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम के साथ साथ नहीं होना चाहिए, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, इसने इस बात को किया। उसके बाद जो है कंपार्टमेंट वाले भी पेपर होने चाहिए, कंपार्टमेंट एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम। इसी के अंदर लिखेंगे पॉइंट नंबर, इंप्रूवमेंट एग्जाम सिस्टम में सप्लीमेंट्री एग्जाम, हिंदी में लिखोगे पूरक परीक्षाएं। कंपार्टमेंट एग्जाम को हिंदी में बोलते हैं पूरक परीक्षाएं। ठीक है, पूरक, जैसे मान लो किसी का एग्जाम हो गया, अक्सर लोग सोचते हैं कंपार्टमेंट के पेपर वो देते हैं कि भाई जो पढ़ने में फेल हो गए, किसी वजह से किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ वजह भी हो सकती है, तो उस वजह से उनके लिए देखिए उनका साल बर्बाद नहीं हो। हाँ जी, सब में होता है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम की मतलब 90% बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया तो मेरा रिजल्ट बेकार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो उनके लिए होता है जो किसी इमरजेंसी में किसी इशू की वजह से इन्होंने पेपर नहीं दिया, और उसका फायदा फेल होने वाले बच्चे भी उठाते हैं, जो फेल हो गए वो भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम, नो बोर्ड एग्जाम, अगर बोर्ड एग्जाम लेना भी है तो साल में एक बार होना चाहिए, जब स्कूलिंग ओवर हो रही है तब होना चाहिए, और सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने चाहिए। एग्जाम शुड बी ऑब्जेक्टिव, वैकल्पिक क्वेश्चंस होने चाहिए जिसका जवाब देना आसान होता है। ठीक है, और यस नो जज भी होता है, 2-4-10 प्रश्न के बाद बता सकते हो कि आपको आता है कि नहीं आता। लेकिन ये भी इसकी डिमेरिट्स है कि जो वैकल्पिक, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, आपको क्लर्क बनाते हैं, आपको स्कॉलर्स नहीं बनाते, विद्वान नहीं बनाते, क्योंकि आपकी नॉलेज एक्सपेक्ट, कोई लोग तुक्के लगा के भी सही कर देते हैं लोग। हाँ, वैसे मोस्टली एग्जाम, टीचर्स के एग्जाम तो सारे वैकल्पिक ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रेडिंग सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग प्रणाली हिंदी मीडियम में। ठीक है, जैसे आपने कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, जैसे अभी कुछ टाइम पहले सीसी सिस्टम चल रहा था। सीसी सिस्टम में क्या होता था, कोई बच्चा 8वीं तक फेल नहीं होता था। ठीक है, पूरे साल के जो क्लास टेस्ट होते हैं, क्या होता था, हाँ FA1, FA2, हाँ फिर SA1 समेटिव असेसमेंट 1, FA3, हाँ FA3, FA4, SA2। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर बच्चे का रिजल्ट बताया जाता था, उसी क्लास की परफॉर्मेंस क्या हुई। तो उसने बोला कि इसी तरीके से बताया जाए, केवल वन डे के एग्जाम पे किसी को जज नहीं कर सकते कि वो बेटर है कि बेटर नहीं है। तो ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जाए, इससे एजुकेशन के प्रति लोगों का रुझान होगा, और जो लोग थोड़े पढ़ने में कमजोर भी हैं तो एजुकेशन से भागेंगे नहीं। अक्सर देखे हो बहुत सारे जो बच्चे जो किसी तरह से मेंटली वीक होते हैं, वो पढ़ाई से भागने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम में लेकिन ये चीजें नहीं होती थी, सब पढ़ते थे, लेकिन इसमें स्कॉलर गायब हो जाते हैं। अगर 10-20 साल अगर ग्रेडिंग सिस्टम चल जाती और
तो आपको ढंग के टीचर्स भी मिलने खत्म हो जाते हैं। क्रीम तो आती ही नहीं, क्रीम कैसे निकालोगे? जब दूध को मट्ठे को महोगे तभी तो क्रीम निकलेगा, और क्रीम के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, निरंतर, पता नहीं हिंदी वर्ड मैं भी ध्यान रख के आता हूँ कि ये बोलने, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को लगाने की बात कही कि ग्रेडिंग सिस्टम से क्या होगा, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, और जो लोग पढ़ना नहीं भी चाहते हैं वो भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और एजुकेशन को सपोर्ट होगा, ठीक है। इस तरह की इसने बात कही। उसके बाद है फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। हाँ जी, फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। मल्टीपर्पस स्कूल सुना है आपने? मल्टीपर्पस स्कूल, मल्टीपर्पस स्कूल जो होता है जिसमें हर तरह की पढ़ाई होती है, जिसको जिस फील्ड में जाना उस फील्ड में जा सकता है, ठीक है। बहुउद्देशीय विद्यालय, ठीक है। विद्यालय का मतलब ये नहीं होता कि हमने केवल डॉक्टर इंजीनियर बनाने हैं, ठीक है, दूसरे भी तो बंदे चाहिए। तो जिसमें जिसकी जो हुनर हो, जिसका जिस इंटरेस्ट हो उसमें डेवलप हो, उसने वो उसको मल्टीपर्पस स्कूल बोलते हैं। तो उन दिनों इस सिस्टम ने, मुदारिर कमीशन ने मल्टीपर्पस स्कूल की बात, वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम कम कर सके, ठीक है। इसने वोकेशनल एजुकेशन की बात कही और इसने एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस किया। एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, एंड टेक्निकल एजुकेशन, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, ताकि लोगों के पास कोई ना कोई हुनर हो, ठीक है। और ये समस्या आज की नहीं, हमेशा की है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या शुरू से आ रही है क्योंकि एजुकेशन पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। 1950 में जब 60 में पहली ढंग से जब जनगणना हुई थी तो इंडिया की पॉपुलेशन 60 करोड़ थी और लैंड एरिया रिसोर्सेस वही थे, और आज की डेट में लैंड एरिया रिसोर्सेस कम भी हो गए हैं और पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ है, ऑलमोस्ट डबल। इस रम में मान लो 50 या 60 बच्चों की बैठने की जगह है, इसमें 200 बच्चे 150 बच्चे बैठा दोगे, सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, जैसे कोई भी एक सरकार पे, किसी कम्युनिटी पे हम ब्लेम करते हैं, वही अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता जब तक पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करोगे। क्योंकि अगर सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए चांसेस क्रिएट करती है और 5 करोड़ लोग तैयार होते हैं, फिर अगली साल, इस साल के 4 करोड़, अगले साल के 5 करोड़, 9 करोड़ हो गए, तो ये मल्टीपल होने लगता है। तो समस्याएं तो खत्म ही नहीं हो सकती, लेकिन एजुकेशन कमीशन में, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालिर कमीशन ने इस पर पूरी तरह से फोकस किया कि तकनीकी शिक्षा और कृषि शिक्षा दी जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हम सॉल्व करके आगे बढ़ सके, ठीक है। इस तरह के उसके सुझाव थे। उसके बाद है आपको जाकर फोकस ऑन सुपरविजन और इंस्पेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन सुपरविजन और इंस्पेक्शन। फोकस ऑन सुपरविजन और इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्शन। निरीक्षण विधि पर ध्यान देना, विधि पर ध्यान देना,
जो टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो फोकस करना, इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है। जैसे आजकल कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं सामने वाले को पता होता है। तो उन दिनों तो ऐसा कुछ था नहीं। तो उन दिनों क्या होता था कि भाई इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर बनाए जाते थे, ठीक है। और इंस्पेक्टर क्या करते थे, स्कूलों में जाकर, हाँ, जैसे हम सब के टाइम, हम सब थोड़ी गांव से बिलोंग करते हैं, तो उन दिनों डिप्टी साहब हुआ करते थे। डिप्टी साहब क्लास में आते थे, टीचर के सामने बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे, और बच्चे नहीं बताते थे तो टीचर की बेइज्जती होती थी, ठीक है। तो उसने बोला कि जो सुपरवाइजर है, जो इंस्पेक्टर है, उनको अपॉइंटमेंट किया जाए, ठीक है। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो कम से कम उनको 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। जो इंस्पेक्टर हैं उनके लिए 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल की शिक्षण का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। हम उनको बना सकते हैं जिनको कम से कम 10 साल का टीचिंग का अनुभव है, उसको हम इंस्पेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। या हेड मास्टरों, या उन्होंने एमएड कर रखी हो, मास्टर इन एजुकेशन, ठीक है। उन दिनों जो इंस्पेक्ट, उस टाइम पे मास्टर इन एजुकेशन हो, एमएड कर रखी हो, 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो क्वालिफिकेशन है, सिमिलर क्वालिफिकेशन इंस्पेक्टर के लिए रखी थी। सेम है ना नीर भाई, मतलब उनकी कंडीशन अलग हो गई लेकिन है तो उसी तरीके, हाँ ठीक है। तो इस तरह से उसने बोला कि भाई इससे बंदों को, ताकि जो टीचर्स हैं वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इन पे फोकस किया जाए। जैसे मान लो गांव के स्कूल हैं, रूरल एरिया के स्कूल हैं, मॉनिटरिंग कैसे करोगे? आज के टाइम पता क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, हर क्लास में हर घंटे की अटेंडेंस को डीईओ ऑफिस में भेजना पड़ता है ऑनलाइन। आज के टीचर की जॉब इतनी आसान नहीं है आज के डेट में। हर घंटे, मतलब जितने भी पीरियड चेंज होते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लासरूम एंड हु इज अ टीचर, इन सारी अटेंडेंस को ऑनलाइन मार्क करके भेजना पड़ता है। और हर स्कूल जो है कैमरे से सर्विलांस होते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूलों में से, गवर्नमेंट कुछ भी हो, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल वर्ल्ड के गवर्नमेंट स्कूलों के बेस्ट स्कूल में है। इतनी अच्छी सिस्टम है। लेकिन वही है कि एक मेंटेलिटी बन गई है कि गवर्नमेंट स्कूल में बेकारी होता है। एक बार यूपी में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उस समय हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनके सबके लड़के बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। अपने बच्चों को तो डीपीएस में, रेयान में, जीडी गोयनका में, इन पे भेज देते हो। और जो नॉर्मल क्लास के जो बच्चे, जो पुअर बच्चे होते गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बस ऐसी मेंटेलिटी है। वो भी बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं अगर उनको अच्छी तरह से चांसेस, चीजें डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। शो ऑफ कम होता है लेकिन चीजें सही होती हैं, ठीक है। इसने बोला कि स्कूल ऑन इंस्पेक्शन पे फोकस किया, इंस्पेक्शन करके होना चाहिए, इसके लिए उसको बनाया जाए इंस्पेक्टर, जिसको कम से कम 10 ईयर्स का अनुभव हो, और हेड मास्टर हो, या एमएड करके मास्टर इन एजुकेशन हो, उसको हम बना सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट बुक, पुस्तकें। पॉइंट नंबर 6 या 7, टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक। देखो, एक अच्छा आंसर बन सकता है, मुदालिर कमीशन का इंट्रो दें, उसके बाद बताएं कि उसने क्या डीमेरिट्स लिखे थे और उसने क्या सजेशन बताए। इसको कंप्लीट करोगे और लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन दोगे तो एक बेस्ट आंसर बन सकता है, जो कि आपकी बुक से बिल्कुल डिफरेंट होगा। पूरे हरियाणा में ना लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक चलती है, और सब बुक से लिखोगे तो सबका आंसर एक ही जैसे होगा, तो आपको नंबर ज्यादा कैसे मिलेंगे? आपको ज्यादा नंबर तब मिलेंगे जब आप अपने तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखो, कुछ अलग होने के लिए कुछ तो डिफरेंट करना होता है। जब तक कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे तो बेटर कैसे होगा? तो इसके लिए जो ऐसे लिखो, आप देखो अपनी बुक से मैच करना, ऐसा कहीं कुछ भी इस तरह से मेंशन नहीं।
इसलिए मैं अपने इस सब्जेक्ट को रचना में विकास सर कई बार कोशिश किया, कोई इसको पढ़ाना पसंद नहीं करता क्योंकि इसमें डेटा बहुत होता है और बुक के डेटा से काम भी नहीं चलता। तो कुछ तो मैं ही कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो है उसने बोला कि तो आप लोग अपने आंसर लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, किसी की कॉपी नहीं करनी। 90% बच्चे क्या करते हैं, लक्ष्मी की बुक से जो क्वेश्चन आंसर है उनको लिखकर बस लिख देते हैं। तो सबकी एवरेज अगर अच्छे नंबर 88% लास्ट ईयर बीएड में थे यहाँ से, और बीएड के लिए 88% बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इस तरह की बातों को आप कोशिश करो। और दूसरी बात है ना, जैसे आपने जो पढ़ा है कभी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू में आपके पास क्वेश्चंस आएगा तो आपके इंटरनल मेमोरी में इसका आंसर है, अब पक्का ट्रेक करोगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो कोशिश की जाती है कुछ अलग से हो। बोला कि नो रिलीजियस बुक, नो रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, धार्मिक किताबों का होना ठीक नहीं है, इससे एजुकेशन को प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, हाँ, बुक इन डिफरेंट लैंग्वेज, बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, विभिन्न भाषाओं में किताबें होनी चाहिए। ठीक है, उन दिनों मतलब ये सारी चीजें नहीं थी, तो उसने बोला कि बुक जो है डिफरेंट लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए और धार्मिक किताबें नहीं होनी चाहिए, इससे डेवलपमेंट नहीं होता। और जो है फ्रीक्वेंटली टेक्स्ट बुक को चेंज, नो टेक्स्ट बुक चेंज फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी किताबों में बदलाव भी नहीं होना चाहिए। किताबों के अंदर जैसे एनसीईआरटी है, कम से कम किताबों में 10 साल के बाद चेंज करती है, और किताबों को चेंज करने से पहले टीचर्स के लिए गाइडलाइंस आता है कि हमने इसको इस कंटेस्ट में दिया। किसी भी टॉपिक के दो मतलब होते हैं, एक तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज देना, दूसरा होता है कि आपके साथ आपके मोरल को डेवलपमेंट करना। ठीक है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, दो तरह की बातें होती हैं। सामान्य उद्देश्य होता है आपको जैसे रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा रहे हो, सामान्य उद्देश्य है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के विषय में बताना, और विशिष्ट उद्देश्य है आपके अंदर देशभक्ति की भावना को उत्पन्न करना। जितने भी लेसन किसी भी टॉपिक्स में किसी भी सब्जेक्ट में दिए गए, उनका कुछ ना कुछ बड़े सोच समझ के रखे गए, उनका कोई ना कोई विशिष्ट उद्देश्य है कि भाई हमें इससे क्या हम डेवलपमेंट चाहते हैं, कैसे चीजें चाहते हैं, इन बातों को ध्यान में करना। तो नो रिलीजियस बुक्स, और जो बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, एंड फ्रीक्वेंटली टेक्स्ट बुक चेंज नहीं होने चाहिए, जल्दी जल्दी किताबों में बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बुक को लेकर सजेशन दिया। उसके बाद है नेक्स्ट आपको जाकर प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, पॉइंट नंबर 7 है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, करिकुलम पाठ्यक्रम का सिद्धांत, पाठ्यक्रम का सिद्धांत। जो पाठ्य पुस्तकें बनाई जाए किन बातों को ध्यान में रख के बनाई जाए। ठीक है, जैसे पहले बोला कि भाई बुक जो है रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं होती, तो उसने पहली लाइन बोला कि बुक शुड बी रिलेटेड रियल लाइफ, बुक शुड बी रिलेटेड रियल लाइफ, मतलब जीवन से संबंधित किताबें हों, उसमें जीवन से संबंधित बातें हैं। जैसे मान लो किसी बुक में राम के लेसन को पढ़ा रहे हो या गौतम बुद्ध को लेसन को पढ़ा रहे हो, तो एक कैरेक्टर बिल्डिंग का काम तो कर रहे हो, है ना कहीं उसको आप बता रहे हो कि आपने कैरेक्टर को ऐसे डेवलप कर सकते हो, चरित्र निर्माण का काम हो रहा है। तो उसी तरह से बुक जो है रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, जो आप उनको यूज कर सके हो, उनका फायदा हो। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन सब पॉइंट है, सब पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, जैसे अपना हेडिंग था कि प्रिंसिपल पहले था कि टोटलिटी, प्रिंसिपल रिलेटेड टू द रियल लाइफ, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध पर के सिद्धांत पे, सहसंबंध के सिद्धांत।
ठीक है। जो लेसन्स होते हैं उनका एक दूसरे से इंटर रिलेशन, जैसे 6th की बुक है और 7th की बुक है, तो उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन हो। जैसे मान लो जो आपने टॉपिक 6 में पढ़ा, उससे थोड़ा सा 19 करके उससे रिलेटेड 7th में किया जाता है, फिर उससे 8 में किया जाता है, और जब बुक स्टार्टिंग होती है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो 6 से रिलेटेड होती हैं। तो को रिलेशन के सिद्धांत पे आधारित होनी चाहिए कि उसको समझने में, करने में हमें आसानी हो और इसको हम बेटर तरीके से कर सके। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर, प्रिंसिपल ऑन, इसी का सपोर्टिंग सारे पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑन कम्युनिटी सेंटर्स, कम्युनिटी, हाँ, समुदाय के सिद्धांत पर आधारित। सिद्धांत पर आधारित, जैसे मान लो आप लाइफ लीड करते हो, सोसाइटी में रहते हो, तो सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन रखना है, एक दूसरे से कैसे ट्रीट करना है। देखो आप जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हो ना, तो आपसे कोई इश्यू नहीं पूछता आपने कौन सी क्लास में कौन सी चीज पढ़ी थी। आपकी जो बिहेवियर है, जो पर्सनालिटी है, वही बताता है कि आपने पढ़े लिखे हो। आपके जो कम्युनिटी में लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, तो उनके साथ आपका जो रिलेशंस है वही बताता है कि आप पढ़े लिखे हो। और कुछ ज्यादा ही पढ़कर अगर तुम सबसे अलग हो गए तो मीनिंगलेस हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, लोगों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है तो इगोइस्टिक हो जाते हैं, और ईगो होने के बाद ना हम सबसे दूर हो जाते हैं और अंत में अपने आप को अकेला पाते हैं। ऐसा भी होता है। तो इन सारी चीजों पे नहीं होना चाहिए। देखो जो इस जैसे जैसे ना नॉलेज होता है वैसे वैसे झुकना चाहिए। नॉलेज का मतलब कभी भी अकड़ नहीं होता। ठीक है। और नॉलेज को वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, किसी को पे डोमिनेट करने के लिए नहीं करते। बात टीचर्स का मतलब कैसे हुआ? एक्चुअली क्या होता है कि वो हर जगह सेम कहानी है। वो उनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एटीट्यूड डेवलप हो जाता है जो प्रॉब्लम करती है। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, लचीलापन का सिद्धांत। इलास्टिसिटी, लचीलापन, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। जैसे मान लो बिल्कुल स्ट्रिक्ट करिकुलम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सिचुएशन के अनुसार, समय के अनुसार उसको मॉडिफाई कर दें। जैसे कोविड पीरियड था, हमने सिलेबस कम कर दिया, कोविड खत्म हो गया, हमने सिलेबस बढ़ा दिया। ठीक है। तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार बदल सके। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट हो कि यही करना होगा, तो उसमें सक्सेस नहीं होता। इसके सक्सेस के लिए जरूरी है उसमें लचीलापन हो, उसको प्रॉपर तरीके से हम फॉलो करें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, जेसन ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम संस्थान, पाठ्यक्रम संस्थान। इसमें कुछ मेन बातें बताइए, सब पॉइंट है। सबसे पहले बात की 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसके अंदर सबसे बोला कि भी 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए पढ़ाने के लिए। सबसे पहले मदर टंग, मातृभाषा, नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। करिकुलम में बनाने के लिए पहले बच्चों को पढ़ाना हिंदी से ही शुरू करते हैं या उनकी मातृभाषा से शुरू करते हैं, उसके बाद नेशनल लैंग्वेज, उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम में
सबसे बड़ा फोकस था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषीय सूत्र हिंदी में लिखेंगे, त्रिभाषीय सूत्र, ठीक है, इसके बेस से उसने डेवलप किया। दूसरा है आपको सोशल साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। देखो जैसे मैं बता दूं, जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला में जैसे आप 10th में पढ़ते हो, एक हिंदी भाषा होती है, दूसरी इंग्लिश होती है। अगर हिंदी स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाओगे, जैसे असम चले गए, बंगाल चले गए, पंजाब चले गए, तो हिंदी की जगह पंजाबी हो जाती है। और जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे उनको हिंदी पढ़नी पड़ती है। 4 हिंदी स्टेट हैं, कौन कौन से? दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। और बाकी जितने भी स्टेट बने हुए हैं 1956 में लैंग्वेज के बेस पे बने हुए हैं, ठीक है, ताकि अगर कास्ट और कम्युनिटी के बेस पे बनाते तो बहुत सारी लड़ाइयां होती। सुनिए, तो इन्होंने इस पे डेवलप किया कि भाई लैंग्वेज के बेस पे, जैसे पंजाबी के बेस पे पंजाब, बंगाली के बेस पे बंगाल, मराठी के बेस पे महाराष्ट्र, तो वहां पर उनकी जो लैंग्वेज हो जाती है, उनकी जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है थर्ड लैंग्वेज के तौर पे, ठीक है। पहली लैंग्वेज उनकी मराठी होगी। अगर हिंदी तो हिंदी से नफरत करते हैं वो लोग, हिंदी पसंद नहीं करते। रीजन बिहाइंड कि हिंदी से पैसे जरूर कमाएंगे। सारी टॉप ग्रेड की हिंदी मूवी बॉम्बे से बनती है जो लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस करती है, लेकिन हिंदी बोलने से परेशानी है ना, मराठी बोलेंगे। तो ये 3 लैंग्वेज, जैसे आप दूसरे स्टेट में चले जाओ तो वहां पर जब रेलवे स्टेशन पे देखोगे कि अगर पहले उसके लैंग्वेज, पंजाब में चले जाओ, जलंधर साइड चले, अमृतसर से, तो पहले पंजाबी में लिखा हुआ है, फिर हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, फिर हिंदी, ऐसे करके लिखा होता है। तीनों लैंग्वेज में लिखा होता है। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट लो सोशल साइंस। तीसरा उन्होंने सब्जेक्ट बनाया जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। चौथा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैटिक्स। और पांचवा है आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैरिकुलम, मतलब कैरिकुलम बनाने में इन सब्जेक्टों का ध्यान रखा। आज देखो, आज भी लगभग यही है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, साइंस पढ़ लेते हो, मैथ्स पढ़ लेते हो, सोशल साइंस पढ़ लेते हो, और एक्टिविटी होती है आर्ट बेस पे, ड्राइंग हो जाती है। सेम टू सेम फार्मूला है, ठीक है। इस बेस पे उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप करने की कोशिश की, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट है कैरिकुलम ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, करिकुलम ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उच्च, क्या बोले इसको, उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम, उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। ये जो है 11 प्लस 12, 11 और 12 के लिए था, ठीक है। इसमें इन्होंने 2 तरह के सब्जेक्ट बनाए, एक कोर सब्जेक्ट था और दूसरा जो था आपको जाकर इसमें 2 तरह के पार्ट थे, एक कोर सब्जेक्ट था और दूसरा था स्पेशल सब्जेक्ट, ठीक है, या इलेक्टिव सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। कोर मतलब जिसको लेना ही है, इलेक्टिव में जिसमें चुनाव कर सकते हो। कोर सब्जेक्ट में आपको था लैंग्वेज, भाषा और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज,
और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, इन्होंने कई सारे ग्रुप बताए थे इलेक्टिव सब्जेक्ट। जो ग्रुप 2 था इलेक्टिव सब्जेक्ट था, इसमें से सब्जेक्ट चूज करने थे। जैसे आजकल आप साइंस आर्ट कॉमर्स करते हो, तो सबसे पहले आपको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट थे, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट। इसमें आपको यह ग्रुप 1 था, इसमें आपको सब्जेक्ट थे जो आपको चूज करना, जिसको आर्ट्स पढ़ना होता था, उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस थी। हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पोल साइंस। हाँ, 11-12 में से चूज करते हो जो स्पेशल वाले या इलेक्टिव सब्जेक्ट में। ग्रुप 1 में आपको ये सब्जेक्ट लेने थे, ठीक, अभी भी होता है। अब देखो इसमें ग्रुप 2 में था, जो साइंस ग्रुप के लिए था, साइंस के लिए ग्रुप 2 था। ग्रुप 2 में था आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। आज भी है, सेम टू सेम लिखोगे आपको भौतिक, रसायन, गणित और जीव विज्ञान, ठीक है, ग्रुप 2 में। ग्रुप 3 था आपको टेक्निकल एजुकेशन। ग्रुप 3 था आपको टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी, टेक्निकल। ग्रुप 3 में आपको था आपको अप्लाइड साइंस एंड अप्लाइड मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स, ठीक है, ये साइंस वाले ग्रुप में था। हिंदी में भी सेम लिखना पड़ेगा। अप्लाइड साइंस, अप्लाइड मैथ्स एंड इलेक्ट्रिकल, एक और सब्जेक्ट था इसमें इलेक्ट्रिकल, ठीक है, विद्युत विज्ञान, इलेक्ट्रिकल विद्युत विज्ञान, ठीक है, ये आपको साइंस वाले ग्रुप में था। टेक्निकल ग्रुप में आपको ग्रुप नंबर 3 में अप्लाइड साइंस, अप्लाइड मैथ्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। देखो इंग्लिश में लिखना आसान है कंपेयर टू हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश, हिंदी मीडियम में देखना कितना बड़ा चैप्टर है, लेसन है ये, और हिंदी मीडियम में 2 पेज में खत्म हो गया है, सॉरी इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद है आपको नेक्स्ट ग्रुप था आपको कॉमर्स ग्रुप, ग्रुप 4 था ये। कॉमर्स में आपको था इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, बुक कीपिंग एंड शॉर्ट हैंड। हाँ जी, हाँ जी, उन दिनों शॉर्ट हैंड ही चलते थे। आजकल मोबाइल थे कि आप टाइप कर लेते हो, नेताओं के भाषण सब मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुन लेते हो। उन दिनों पहले शॉर्ट हैंड ही चलता था, किसी कोई बात फटाफट लिखना शॉर्ट हैंड में होता था। तो इसमें 3 चीजें थी, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग, लेखा रख रखाव, बुक कीपिंग का लेखा रख रखाव एंड शॉर्ट हैंड, ठीक है, ये कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए था। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ग्रुप नंबर 5। एग्रीकल्चर, इसमें ग्रुप 5 में था आपको जनरल एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट, जनरल एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला। उसके बाद नेक्स्ट था फाइन आर्ट, ग्रुप नंबर 7, 5 ना, हाँ, फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में था आपको डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। उसके बाद ग्रुप नंबर कौन सा, 8, 7th ना, होम साइंस। आज भी सेम टू सेम इसी तरीके से है। होम साइंस में था एक आपको होम नर्सिंग
मदर केयर, सॉरी, मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड केयर, मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड केयर। देखो कितनी अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग बनाई गई थी। मदर क्राफ्ट जो सिलाई बुनाई होती है, नर्सिंग मतलब घर की देखरेख करना, और चाइल्ड के बच्चों की देखरेख, ये होम साइंस आज भी यही है। होम साइंस के सब्जेक्ट में देखोगे इसी तरह से सब्जेक्ट है। तो इस तरह से कंप्लीट आपका आंसर हो गया। सबसे पहले आप इसके इंट्रो बताओगे कि मुदालियर कमीशन कैसे था और उसने क्या किया, बताओगे। पूरे इंडिया के स्कूल का सर्वे किया, एक क्वेश्चनर बनाकर सबसे क्वेश्चंस पूछे, जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनको कंसर्न करने के बाद 29 अगस्त 1953 को उसने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में बताया कि इंडियन एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम की ये सारी डिमेरिट्स हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, आइसोलेटेड है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, एग्जामिनेशन सिस्टम खराब है। इनके बाद उसके बाद आप सजेशन बताओगे। ये 9th सजेशन मैंने बताया, ठीक है। और ये देखो बुक वाले कैसे कर रखा इन्होंने। करने के बाद उसके बाद लास्ट में आप इसमें निष्कर्ष लिखोगे, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में लिखोगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान था मुदालिर कमीशन के तौर पे, जिसने पूरे सेकेंडरी एजुकेशन को, माध्यमिक एजुकेशन को बदलने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उसी में सुधार करते हुए आज का भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका एक कंप्लीट आंसर होगा, जो एक अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइन आर्ट, फाइन आर्ट में पेंटिंग, म्यूजिक, डांस। आंसर लिख सकते हो इसको आप लोग, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, सारे लोग लिख सकते हो। पहले अच्छी तरह से इंट्रो लिखोगे, फिर डिमेरिट्स बताओगे, फिर सुझाव बताओगे। हो सकता है ना? बुक की जरूरत तो नहीं है? ठीक है, ओके।